नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। भिंड से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस एजेंट दलित के घर आग लगाने का मामला, भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अरविंद सिंह भदौरिया के 4 समर्थकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। वारदात के 24 घंटे बाद एफआईआर हुई है। कल कांग्रेस एजेंट ने इसका विरोध किया था। बीजेपी समर्थकों को फर्जी वोट डालने पर विरोध किया था। कांग्रेस एजेंट के घर में घुसकर आरोपियों ने मारपीट की। महिलाओं के साथ मारपीट यहां पर की गई। घर में आग लगा दी गई थी। बरोही के डोंगरपुरा गांव की यह पूरी घटना है। बड़ी खबर, आखिरकार 24 घंटे बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। कल कांग्रेस एजेंट ने इसका विरोध किया था। आपको बता दें कि घर में घुसकर मारपीट की गई थी। महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई थी, आगजनी की गई थी। अब इस मामले में अरविंद भदौरिया के समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव एक बार फिर अपने राजनीतिक बयानों से उन्होंने राजनीतिक हलचल को बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि ये उनका अंतिम चुनाव था और अब वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। यह बयान तब आया जब प्रदेश में चुनाव संपन्न हुए और परिणाम भी नहीं आए। IBC 24 से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में टीएस सिंहदेव ने कहा कि उनके समर्थक व चाहने वाले लोग ये चाहते हैं कि वो सीएम बने, मगर सीएम कौन होगा ये हाईकमान तय करेगा। मगर अब वो अपने निर्णय से ये कह रहे हैं कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इतना ही नहीं, टीएस सिंहदेव ने कहा कि पार्टी की ओर से उन्हें जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसका निर्वहन वो करते रहेंगे, मगर चुनाव नहीं लड़ेंगे। वरना मैं शायद ये चुनाव भी नहीं लड़ता। उसमें मुख्यमंत्री नहीं वाली बात नहीं थी, पर हाँ, काम कितनी इफेक्टिवली आदमी कर पा रहा है। अगर कुछ दे रहे हैं क्षेत्र के लिए, अपन दे पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लिए दे पा रहे हैं, तब उसमें बने रहना चाहिए। जब ऐसा लगता है कि अब स्थायित्व आ जा रहा है, स्थिरता आ जा रही है उसमें, जिसमें कहते हैं कि पानी जब रुकता है तो काई जमने लग जाती है, तो खुद आप में कैपेसिटी होनी चाहिए निर्णय लेने की, ये नहीं कि हटाया जाए आपको। जब आपको दिख रहा है कि आप उतना नहीं कर पाओगे तो जगह हटाने की जगह आपको खुद खाली करनी चाहिए। सबको, मेरी सोच में, मेरे लिए, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, सबको एक आकलन कर लेना चाहिए। मैं थोड़ा बचता था हमेशा 75 पार से और 2/3 के आसपास आ जाता था। हम लोग के कुछ साथी हैं, स्वाभाविक है, चुनाव में एक टारगेट रखना चाहेंगे, एक अपना हौसला ऊंचा रख के आदमी चलना चाहता है। तो कुछ साथियों ने 75 पार का दिया था, तो 75 पार तो मुझे नहीं लगता है कि संभव है। आज अब बोल सकता हूं, चुनाव के समय तो नहीं बोल सकता था, लेकिन 2/3 से कम आएगी सीटें तो मुझे भी निराशा होगी, क्योंकि सरकार ने काम किए हैं। छत्तीसगढ़ में मतदान खत्म होने के बाद कांग्रेस भवन में बैठक हुई। बैठक में पीसीसी चीफ दीपक बैज शामिल हुए। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश से कांग्रेस के पक्ष में फीडबैक मिल रहा। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के चेहरे के सवाल पर कहा कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा स्पष्ट है, जिसको लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज से बातचीत की हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार ने। छत्तीसगढ़ में दोनों चरण का मतदान पूरा हो चुका है और वोट परसेंटेज भी 75% से ज्यादा है। और इस वक्त मेरे साथ जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी हैं, जो लगातार 90 प्रत्याशियों से चर्चा कर रहे हैं। आज प्रत्याशियों से क्या फीडबैक मिल रहा है? अभी कुछ विधायक प्रत्याशियों से आपने चर्चा की? प्रत्याशियों से फीडबैक हम लोग फोन के माध्यम से संपर्क कर उनसे फीडबैक हम लोगों ने लिए हैं और फीडबैक लगातार आ भी रहा है। हमारे प्रभारी हैं, जिले के प्रभारी हैं, विधानसभा प्रभारी हैं, जिले के अध्यक्ष हैं, सभी से फीडबैक मना रहा है। और फर्स्ट फेज से के जो हमारे 20 सीटें और रायपुर के आसपास के कुछ सीटों से हम लोग लगातार अभी 1 to 1 हमारी मैम शैलजा मैम चर्चा कर रहे हैं। कितनी सीटें आ रही है? 75+। हमारी लक्ष्य शुरू से था 75+। हम लोगों ने शुरू से लक्ष्य रख के चले 75 लाना है। तो मुख्यमंत्री कौन बनेंगे फिर? स्पष्ट क्लियर है। कौन? स्पष्ट क्लियर है। स्पष्ट क्लियर है, इसमें कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साफ तौर पर कह रहे हैं कि मेरे चेहरे और मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन दूसरी ओर बाबा कह रहे हैं कि इस बार तो मेरी बारी है। देखिए, इस पे मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हमारा चेहरा स्पष्ट क्लियर है। तो आपने सुना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
दीपक बैज को, जिन्होंने भी कहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है मुख्यमंत्री का चेहरा क्लियर है। अब देखना होगा कि कांग्रेस जो अनुमान लगा रही है उसके अनुसार यही है, वो सरकार तो बना रही है। ऐसे में अब देखना होगा अगर सरकार बनती है तो फिर कौन मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने IBC 24 से खास बातचीत में बीजेपी की जीत का दावा किया। नारायण चंदेल ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं सीएम फेस को लेकर कहा कि विधायक और हाईकमान मुख्यमंत्री को लेकर फैसला करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए नेता प्रतिपक्ष और जांजगीर चांपा के भाजपा प्रत्याशी नारायण चंदेल जी हैं, उनसे बात करेंगे। किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद? अब चुनाव का जो परसेंटेज है वो भी आ गया है। मतदान तो कल हुआ है और कुछ मतदान केंद्रों पर रात तक मतदान हुआ, 7 बजे 8 बजे तक। सूचना समाचार अभी हम लोग सब एकत्रित कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र से बड़े अंतर से भाजपा की जीत होगी। इसमें आप लोगों की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन सीएम फेस एक बड़ा विषय रहा चुनाव के दौरान भी, अब भी इस पर चर्चा हो रही है, उस पर आपका क्या कहना? ये कोई विषय थोड़ी होता है। कोई भी मुख्यमंत्री बन जाएगा जिसको पार्टी कहेगी। हमारा चेहरा तो आज है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है। उस चेहरे को लेकर हम मैदान में गए थे। कमल का फूल खिले, इस विषय को लेकर हम मैदान में गए थे। जिसको पार्टी कहेगी वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। विधायक दल का नेता, सारे विधायक जिसको चुनेंगे, हमारा केंद्रीय संसदीय बोर्ड जो फैसला करेगा वो सबको मान्य होता है। अब जब मतदान हो गया है तो जो अभी 3 दिसंबर तक के जो गैप है उसमें करीब 14 से 15 दिन का, इसमें किस तरह की प्लानिंग है? देखिए, अभी तो हम सब कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दे रहे हैं, जनता के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। इसके बाद क्या परिवार के साथ कहीं कुछ घूमने वगैरह का प्लान? अभी कुछ तय नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं जाएंगे जरूर। ये थे हमारे साथ नारायण चंदेल जी, जिनका साफ कहना है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी और जांजगीर चांपा में भी भाजपा की जीत होगी। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि कहीं न कहीं जो फैक्टर है वो इस बार का भाजपा के पक्ष में रहा है। राजकुमार साहू, IBC 24 जांजगीर। राजधानी रायपुर में 16 और 17 नवंबर की दरमियानी रात कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया है। बीजेपी पार्षद राजेश ठाकुर, BJYM कार्यकर्ता शुभांकर द्विवेदी, कंवर ढिल्लन, अनिल सोनकर और प्रकाश यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। क्यों गाड़ी रोके, हमारी गाड़ी में पूछा तो उसी बीच में माँ बहन की गाली देते हुए मेरे छोटे साथी भाई के साथ उन लोग मारपीट। मैं पहचानता हूँ सारे लोगों को, तो उन्होंने मेरे साथी के साथ मारपीट किया। बीच बचाव में मैं गया तो मेरे साथ भी चाकू से मेरे को जान से मारने का प्रयास किया। शराब बांटना, पैसा बांटना, मुर्गा बांटना, कंबल बांटना की गतिविधियों में लिप्त होकर काम कर रहे थे और जो आम आदमी उनको रोकने के लिए मना कर रहा था उसके साथ मारपीट किया। तो कांग्रेस के हमारे साथियों ने रोकने का प्रयास किया तो उनके ऊपर भी हमला उन लोगों ने किया। कुछ युवकों के द्वारा मारपीट किया गया है, जिस पर से 307 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस के द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। केशकाल विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी संतराम नेताम ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष अमीन मेमन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ राजीव भवन पहुंचकर प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा मोहन मरकाम से शिकायत की। संतराम नेताम ने कहा कि अमीन मेमन ने कांग्रेस के साथ गद्दारी की है। अमीन मेमन जो अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष है, उन्होंने पार्टी विरोध काम किया है, भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने का काम किया। इसलिए हम लोग सब लोग आए हैं, अपनी बात को रखे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम लोग आपकी बात को सुने हैं, आवेदन को भी हम लोगों ने दिया है सीनियर लीडरों ने, और समय पर उचित कार्रवाई होगी। शिवपुरी जिले के ग्राम चक्रमापुर में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। वीर सिंह कुशवाहा और मुन्ना भदौरिया ने परिवार के सदस्यों के बीच जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की कार में आग भी लगा दी। ये गणेश विसर्जन को लेके विवाद था इनका,
लेकिन उसके बाद इन लोगों ने अभी एक्शन लिया। जब ये जेंट्स वगैरह सारे दूर घर से दूर गाड़ी में बैठे थे, कहीं गए हुए थे, वहां से लौट रहे थे, तो घर से दूर इनके रोक के घेर के पेट्रोल आग लगाई है। शिवपुरी जिले के ग्राम चक्रामपुर में एक बहुत ही गंभीर घटना हुआ है, जिसमें एक भदौरिया परिवार के घर में 6 लोग घायल अवस्था में कल यहाँ पे आए थे, जिसमें 3 लोगों का निधन होना पता चल रहा है। तो पुलिस घटना को गंभीरता से लेकर के आरोपी जो भी हो हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। बलरामपुर जिले में बलंगी पुलिस ने अवैध विस्फोटक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 2 ट्रकों से 63 टन अवैध विस्फोटक जब्त किया। जब्त विस्फोटक की कीमत 24 लाख रुपए आकी गई है। रायपुर के एमएमआई अस्पताल में बम रखने की सूचना कोरी झूठी निकली। बम निरोधक दस्ते ने अस्पताल में जांच की, जिसके बाद रायपुर पुलिस ने यह पुष्टि की कि अफवाह फैलाने के लिए अस्पताल प्रबंधन को फर्जी कॉल की गई थी। पुलिस ने संदिग्ध आरोपी की पहचान कर ली है और उसकी तलाश में जुटी है। आरोपी ने ओपीडी इंचार्ज को फोन किया था। आरोपी ने कालीबाड़ी इलाके के एक दुकानदार से मोबाइल लिया था और उसके बाद एमएमआई अस्पताल में बम रखे होने की सूचना दी थी। दुकान में पान बना रहा था और वो लड़का एक जन आया, अभी मैं पहचानता नहीं हूँ लड़के को, आया और आकर मेरे को बोला कि भाई मेरे परिजन से बात करूंगा, बुला रहा हूँ मोबाइल दे करके। मैं मदद के लिए मोबाइल दिया 2 मिनट के लिए। 2 मिनट अपना बात किया और मेरे साइड में गाड़ी के मतलब मेरे दुकान के सामने गाड़ी में ना साइड में बैठा था वो। 2 मिनट बात किया, फिर थैंक यू बोल के चले गए, बस उतना। और मैं उसको अच्छे से मतलब उतना ठीक से नहीं देखा हूँ, फिर भी देखा हूँ, लेकिन उतना जान मतलब सामने आ जाएगा तो पहचान लूँगा। शाम को हमारे स्टाफ को एक कॉल, अज्ञात कॉल आया था। कॉल आके बुलाया गया कि हॉस्पिटल में 6 बम रखा गया है। जैसे तुरंत हमने उस नंबर को ट्रेस करके देखा और तुरंत हमने एसपी ऑफिस और टिकरापाड़ा थाना को सूचित कर दिया। अफवाह है, ऐसी कोई स्थिति नहीं। उन्होंने डॉग स्क्वाड टीम आई थी, निरीक्षण किए हैं, निरीक्षण में कुछ भी नहीं पाया गया है। हमारी टीम पहुंची और मैं स्वतः पहुंच करके वहां पर देखा और वहां पर हमने बीडीएस की टीम और डॉग स्क्वाड लगा करके चेक करवाए। साथ ही साथ जिस फ़ोन नंबर था उसको ट्रेस कराया, तो फ़ोन नंबर जो था वो कृष्णा पान दुकान जो अपना कालीबाड़ी के पास है उसके ऑनर गणेश प्रधान का है। उसको भी हमने डिटेक्ट किया। इस बिहाफ में हमने अभी उस पर अपने साइबर के लड़के लगे हुए हैं और पुलिस की टीम भी लगी हुई है कि जो एक शरारती तत्व है उसकी पड़ताल चल रही है। बात छठ महापर्व की करते हैं। छठ महापर्व की शुरुआत 17 नवंबर से नहाय खाए के साथ हो चुकी है। आज खरना की तैयारियों में व्रती दिन भर लगी रही। रायपुर के बाजार में भी छठ पर्व को लेकर रौनक देखने को मिला। जायजा लिया हमारी सहयोगी सुप्रिया ने। देश भर के साथ ही राजधानी भोपाल में भी छठ महापर्व का उत्साह नजर आने लगा है। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के शीतल दास की बगिया में। इसी बगिया यानी घाट के किनारे सामूहिक आयोजन किया जाएगा। राजधानी भोपाल की बात की जाए तो भोजपुरी समाज के 3 लाख से ज्यादा सदस्य भोपाल में हैं और सामूहिक आयोजन में ये सभी छठ महापर्व में शामिल होते हैं। भोपाल के इस घाट के साथ ही 50 अलग अलग जगहों पर सामूहिक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों लोग छठ पर्व की पूजा के लिए सम्मिलित होंगे। इसके साथ ही कॉलोनी में भी विशेष व्यवस्था की जा रही है, जहां लोग इकट्ठे होकर पूजा करेंगे। इसके साथ ही सरोवर और घाटों पर भी पूजा करने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। 4 दिवसीय छठ पूजा में नहाय खाए से इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज खरना मनाया जा रहा है और इसके साथ ही कल डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और परसों चढ़ते सूरज की पूजा की जाएगी, जिसके साथ छठ महापर्व का समापन होगा। तमाम जो तैयारियां हैं वो घाटों पर की जा रही हैं। साफ सफाई घाटों पर की जा रही है। नगर निगम की जो टीम है वो घाट पर तैनात है। घाट पर साफ सफाई की जा रही है। जो फिसलन वगैरह है उसको यहाँ पे साफ किया जा रहा है, कचरा समेटा जा रहा है। इसके साथ ही पानी में जो कचरा नजर आ रहा है उसे भी यहाँ पर साफ किया जा रहा है। फिलहाल नगर निगम की टीम तमाम जो शहर के घाट हैं उन पर मौजूद है। साफ सफाई में टीमें लगी हुई हैं। सुरक्षा
व्यवस्था के इंतजाम यहाँ पर देखे जा रहे हैं और इसके साथ ही इन घाटों पर सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन भी कल शाम से शुरू होंगे, जो लगातार पूरी रात जारी रहेंगे। बड़ी संख्या में इन घाटों पर लोग पहुंचेंगे, पूरे परिवार के साथ यहाँ पर लोग आएंगे और छठ महापर्व में शामिल होंगे। तो राजधानी भोपाल में भी छठ महापर्व को लेके सभी तैयारियां बिल्कुल अंतिम चरण में है। कैमरामैन संजय शुक्ला के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रेन। तो छठ महापर्व की रौनक मध्य प्रदेश ही नहीं छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिले। रायपुर में भी छठ पर्व को लेकर खासी तैयारियां हैं, बाजार पूरी तरह से गुलजार है। रायपुर के बाजार में भी छठ पर्व को लेकर रौनक देखने को मिले। छठ पूजा का बाजार गुलजार है और इस वक्त हम गोल बाजार में मौजूद हैं। सीधी तस्वीर हम आपको बाजार की दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं छठ पूजा के लिए सामग्री खरीदते हुए भी नजर आ रही है। महिलाओं से भी बात कर जानेंगे कि आखिरकार छठ पूजा में कौन कौन सी सामग्रियों का उपयोग होता है और वे छठ पूजा को लेकर कितनी उत्साहित है। मैम, आप बताइए कि छठ पूजा की आप सामग्री खरीदने के लिए आई हैं, कौन कौन सी सामग्री आपने खरीदी? पूजा में हम लोग डालिया खरीदे हैं, सूपा खरीदे हैं, मिट्टी का बर्तन खरीदे हैं, दिया और हाथी वगैरह और बहुत सारी सामान, पान मखान। अच्छा, ये बताइए कि छठ पूजा को लेकर के कितनी उत्साहित हैं आप? सबसे बड़ा पर्व है ये छठ पूजा। बिहार में और यूपी में ज़्यादा मानते हैं, इसीलिए सबको बहुत उत्साह है मन में। और क्या क्या सामान आप खरीदने पहुंची है? कोसिया, कुरबार, पान मखान, नारियल, ढाकी और सुपा, सुपनी, फिर पथिया, सब बांस के भी चढ़ाते हैं और मिट्टी को भी चढ़ाते हैं हम लोग। बिल्कुल, तो यहाँ पर बाजार गुलजार है और तमाम महिलाओं से हमने बातचीत की, वे भी इस पूजा को लेकर के काफ़ी उत्साहित है और आप देखेंगे कि यहाँ पर जमकर बिक्री हो रही है पूजन सामग्रियों की और व्यापारी भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार जो है उनकी बिक्री बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं पहुँची हैं और अलग अलग सामग्रियाँ जो है वो खरीद रही हैं और इस बार भी बाज़ार गुलजार है और व्यापारियों को भी उम्मीद है कि उनकी जो बिक्री है वो बहुत बेहतर होगी। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। सूरजपुर में छठ पूजा को लेकर खास तरह की तैयारी यहां पर की गई। यहां घाट में श्रद्धालुओं के रात्रि रुकने के साथ साथ वर्ल्ड कप का मैच देखने की भी यहां पर व्यवस्था की गई है। जायजा लिया हमारे संवाददाता नीतीश गुप्ता ने। का महापर्व छठ, जिसको लेकर छठ पूजा समिति ने तैयारी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छठ व्रतियों के लिए सारी सुविधाएं मुहैया करा चुके हैं छठ पूजा समिति और तैयारियां भी लगभग पूर्ण हो चुकी है। कल छठ व्रती आएंगे, क्या क्या तैयारी उनके लिए की गई है? सबसे पहले IBC को छठ पूजा सेवा समिति की ओर से स्वागत है। छठ पूजा में लगभग सभी तैयारियां पूरा हो चुकी है। यहाँ पे रात में जो रुकना चाहे छठ व्रती, उनके लिए भी रुकने की व्यवस्था किया गया है। 350 लगभग 350 से 400 घाट का टोकन सिस्टम के द्वारा सबको अलॉट किया गया है। लगभग कितने साल हो गए यहाँ पे छठ पूजा को मनाते हुए? कितने साल हो चुके? छठ पूजा समिति लगभग आज से 15 साल पहले छठ पूजा समिति बनी थी। वही सबसे खास बात यहाँ पे है कि कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट भी है, जिसको लेकर के यहाँ छठ पूजा समिति ने उसकी भी तैयारी की हुई है। उनसे कुछ बात करेंगे कि कल फाइनल जो होने वाला है उसको लेके क्या तैयारी है, क्या उत्साह है? क्योंकि ICC वर्ल्ड कप 2023 का कल फाइनल है, तो फाइनल को लेकर भी देश के लोगों में, युवाओं में उत्साह है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे समिति के बड़े भैया लोग एक प्रोजेक्टर लगाने का प्रस्ताव दिए। हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि हम लोग छठ के त्योहार के साथ साथ मैच का भी आनंद ले पाएंगे। नीतीश गुप्ता, IBC 24 सूरजपुर। तो 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत नहाय खाए के रस्म के साथ तो हो चुकी है। आज दूसरे दिन खरना की रस्म निभाई गई। व्रती महिलाओं ने प्रसाद बनाकर ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद वे 36 घंटे का कठिन व्रत रखेंगे और डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद महिलाएं अपना व्रत खोलेंगे।
छठ पर्व के दूसरे दिन महिलाओं ने अगले 36 घंटे का व्रत शुरू किया और छठ मैया के गीत गाए। महिलाओं ने शाम को सूर्यास्त के बाद सोहारी रोटी और गुड़ से बनी खीर खाई। इसके लिए शहर के तालाब घाटों को विशेष तौर पर सजाया गया। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। महापर्व छठ के दूसरे दिन आज खरना है और खरना पे व्रती आज दिन भर निर्जला व्रत के बाद गुड़ वाली खीर और रोटी खा करके व्रत का पारण कर रहे हैं और उसके बाद आज शुरू होगा 36 घंटे का व्रत, जो परसों सुबह खत्म होगा सुबह के अर्घ्य के साथ। और आज हम अवधपुरी में हैं, यहाँ पर पूनम प्रियदर्शी के घर में आज खरना की पूजा है, तो सारे लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। किस तरीके से यहाँ सेलिब्रेशन हो रहा है आपको दिखा रहे हैं। और चूँकि ये मिनी इंडिया भिलाई है, तो मिनी इंडिया भिलाई में जो बिहार और यूपी के रंग आपको आज हम दिखा रहे हैं, उसमें आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि बाजार में कैसा माहौल था, लेकिन अब हम देख रहे हैं घर में यहाँ पे कैसा माहौल है। प्रसाद सब ग्रहण कर रहे हैं और यहाँ पर लोकगीत भी चल रहे हैं साथ साथ में। हम यहाँ पे जो अलग अलग जगह से लोग आए हैं, जो यूपी बिहार की संस्कृति को जानने समझने यहाँ पहुँचे, उनसे भी हम जुड़ते हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके आज? बहुत अच्छा लग रहा है। हम इस साल भर से इंतज़ार करते हैं इस पर्व का और सबके साथ एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमारे साथ नायडू आंटी है। नायडू आंटी बहुत साल से कल तो इतनी अच्छी हुई कि हम लोग वोट दे रहे थे और हम दोनों पैरेलल खड़े थे, तो मुझे कल ही इन्विटेशन मिल गया था इसका, है ना। तो चुनाव में वोट देने का एक और मज़ा मिला मेरे को कि कल ही इन्विटेशन मिल गया मुझे। कोमल धनेश सर, IBC 24 भिलाई। उत्तरकाशी के टनल में फंसे 40 मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू 7वें दिन भी जारी है और अब तक के सभी ऑपरेशन यहां पर फेल हो चुके हैं। यहां तक कि अमेरिकी मशीन से मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश भी नाकाम हो चुकी है। टनल के भीतर फंसे मजदूरों तक पाइप के जरिए खाना और दवा पहुंचाई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में नेशनल हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, NDRF, SDRF, ITBP, BRO, रेल विकास निगम के सैकड़ों अधिकारी और कर्मचारी 24 घंटे रेस्क्यू में जुटे हैं। इसके अलावा अमेरिका, थाईलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड समेत कई देशों के एक्सपर्ट्स से भी ऑनलाइन यहां पर सलाह ली जा रही है। बता दें कि 12 नवंबर को दीपावली के दिन सुबह 4 बजे टनल का 60 मीटर का हिस्सा अचानक धंस गया। यह हादसा टनल के एंट्री पॉइंट से 200 मीटर अंदर हुआ। निर्माणाधीन टनल की कुल लंबाई 4.5 किलोमीटर है, जिसका 4 किलोमीटर का हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। चारधाम प्रोजेक्ट के तहत 853 करोड़ की लागत से सिलकारा यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर टनल का निर्माण किया जा रहा है। तो ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर देखिए किस तरह से ये हादसा हुआ। जो मज़दूर हैं, जो लोग हैं, वो किस तरह से यहाँ पर फंसे हुए हैं। 40 मज़दूर हैं जो अब भी फंसे हुए हैं और एक पाइप के सहारे उन तक खाना पानी की सप्लाई की जा रही है। अब तक जितने भी प्रयास यहाँ पर किए गए असफल रहे, लेकिन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। प्रशासन तो यही बोल रहे हैं कि हाँ पर डे कि हाँ कल तक सबको सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। और ये चीज़ हम जब 4 दिन आज हो गया आए हुए 4 दिन से यही सुन रहे हैं और आज 7वां दिन है इस ऑपरेशन का। और फिर कल यही बताया गया है कि फिर कहाँ इंदौर से कोई मशीन आ रहा है, अब वो फिर आज लगेगा। अब क्या होगा, अब तो आने के बाद देखेंगे। प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा यही है कि घर से जो फ़ोन कॉल आ रहा है, हम क्या जवाब दें उन लोगों को, क्या बोले, यही कैसे लोग जी रहे हैं घर पे, वो तो हम ही लोग समझ रहे हैं। घर के बाकी सदस्य चिंतित बहुत ज़्यादा चिंतित है लोग। खाना पीना सब लोग 1 सप्ताह से छोड़े हुए हैं। अपनी पीड़ा क्या बताया अंदर से? अंदर तो सब चीज़ जा ही रहा है, लेकिन अंदर जब तक बाहर नहीं निकलता है थोड़ा बहुत परेशानी तो रहेगी ही अंदर। अच्छा, आप लोग हौसला नहीं हार रहे हैं? हौसला तो क्या, हम लोग भी हौसला बना दे रहे हैं अगला को। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।